हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VK EDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए SSC GD एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए हिस्ट्री के सीरियल वाइज क्वेश्चन में हम आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। टॉप 100 हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के इस सेशन में और फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब सभी दोस्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर है सीमा पर एक जवान के रूप में कार्य करने के लिए, अगर आपके अंदर जुनून है, उत्साह है, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट तक आप लोग बस बने रहिएगा। हम बहुत अच्छी तरीके से आपके क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करवाने वाले हैं और साथ ही साथ आप सभी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज का जो पहले प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पॉद्रेटी फैंटेलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंकस या फिर जेम्स प्रिंसेप। सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 9वें, 10वें, 11वें या फिर 12वें? तो किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों 12वां यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 13वां। क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख में कलिंग का विजय का वर्णन है। दोस्तों, 9वें, 10वें, 11वें, 13वें विजय में इसका वर्णन है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 12वें यहाँ पर नहीं होगा, 13वें होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में, कौन कौन सी भाषा है? ग्रीक तथा आर्मेयिक में प्राप्त होता है। सरेकुना, शहबाजगढ़ी, कालसी या फिर रुम्मिनदेई? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? तो ये 2 भाषाएं ग्रीक तथा आर्मेयिक है। इस अभिलेख का नाम है सरेकुना। सरेकुना अभिलेख ग्रीक तथा आर्मेयिक दोनों भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, सांची के स्तूप की अगर बात की जाएगी, इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 7 भागों में किया है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या फिर कुणाल? तो दोस्तों, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है अशोक। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा धम्म का प्रतिपादन किया गया? तो अशोक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहला ऑप्शन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो ये आपका एकदम सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। तो ये भी आपका सही है। अशोक ने धम्म की परिभाषा
राहुलोवाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। तो ये भी दोस्तों सही है। तो इसमें कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों दोस्तों सत्य है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यह भी सही है। और धम्म की परिभाषा अशोक ने कहाँ से ली थी? राहुलोवाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली थी। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? दोस्तों मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को, या फिर भू राजस्व को? तो मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विष्टि किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? अशोक, दशरथ, पुण्यमित्र, या फिर कनिष्क? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पुण्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दोस्तों अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शुंग, सातवाहन, कुषाण, या फिर ऑप्शन डी है गुप्त? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है शीशे के सिक्के जो है सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले किस वंशज के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में सबसे पहले किस वंशज के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंडो ग्रीक। दोस्तों इंडो ग्रीक जो शासक थे, इंडो ग्रीक शासक जो थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छापते रहिए। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्निस, या फिर कुषाण? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? गोंदोफर्निस। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गोंदोफर्निस, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। घटोत्कच गुप्त, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्निस, या फिर कुषाण? दोस्तों गुप्त वंश के शासक की अगर बात करी जाएगी, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के बारे में दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी जितना इंपॉर्टेंट है हम इस वीडियोस के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात करी जाएगी तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त था। इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अगर बात करी जाएगी दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर दोस्तों संस्थापक की बात करी जाएगी तो संस्थापक हैं श्रीगुप्त। और अगर पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में दोस्तों
एक संवत चलाया गया था जिसका नाम था गुप्त संवत। तो गुप्त संवत भी किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया। तो आपका सही आंसर क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, किस गुप्त शासक ने युक्त सिक्के चलाए थे? दोस्तों यहां पर है किस गुप्त शासकों ने सोने से युक्त सिक्के चलाए थे? तो किस गुप्त शासक के द्वारा सोने से युक्त सिक्के चलाए गए हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस गुप्त शासक ने सोने से युक्त सिक्कों को चलाया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, सही आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों किस गुप्त शासक ने युक्त सिक्के चलाए? तो इसका यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहां पर दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। इसके बदले हम आपको बताए दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनने वाला है? तो यहाँ पर क्वेश्चन तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमको लग रहा है गलत टाइप हो चुका है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करी जाएगी तो यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों क्या कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि मिली। साथ ही साथ में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें से आपको पता होगा धन्वंतरी, अमर सिंह, कालिदास, बाराह मिहिर, ये सब किसके दरबार के नवरत्न थे? तो ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। अगर बात की जाएगी दोस्तों समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगर आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला दोस्तों अगर बात करी जाएगी कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त की अगर बात की जाएगी तो कुमारगुप्त अंतिम महाशासक था। गुप्त शासक का अंतिम महान शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक की अगर बात की जाएगी तो अंतिम शासक की अगर बात की जाएगी तो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतिम महान शासक, तो अंतिम महान शासक कौन था? अंतिम महान शासक दोस्तों कुमारगुप्त थे। अंतिम महान शासक कौन थे? अंतिम महान शासक थे कुमारगुप्त। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे किस गुप्त शासक ने, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया है, किस गुप्त शासक ने खोल युक्त सिक्के चलाए थे। यहाँ पर है किस गुप्त शासकों ने खोल युक्त सिक्के चलाए थे। तो खोल युक्त सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस गुप्त शासकों ने खोल युक्त सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों खोल युक्त सिक्के कुमारगुप्त के द्वारा चलाए गए। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका यही है, किस गुप्त शासक ने खोल युक्त सिक्के चलाए थे? तो खोल युक्त सिक्के दोस्तों कुमारगुप्त के द्वारा चलाए गए। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा चलाया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कुमारगुप्त के द्वारा ही दोस्तों किस विद्यालय की स्थापना की थी? तो इनके शासनकाल में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय। आपसे पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। साथ ही साथ में खोल युक्त सिक्के भी इनके शासनकाल में जारी किए गए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर उपगुप्त? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन के द्वारा समुद्रगुप्त से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति इन्होंने मांगी थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
और समुद्रगुप्त की बात की जाएगी तो समुद्रगुप्त को दोस्तों किसका नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। किसके? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर रामगुप्त? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चीनी यात्री फाहयान की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यहाँ पर दोस्तों द्वितीय होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया दोस्तों? विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें मिली। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि मिली। साथ ही साथ में इनके दरबार में 9 रत्न थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? राजा बनने के, हूणों को पराजित करने के, शादी करने के या फिर शकों को पराजित करने के? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हम पहले 2-3 बार बता चुके हैं इसी सेशन में। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो गुप्तकालीन नवरत्न किसके शासनकाल में थे? तो ये हमने आपको बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे, सही आंसर छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताएंगे। मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध स्थापना कुमारगुप्त ने की है। या फिर भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ है। या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसमें सारे हम आपको पहले बता चुके हैं इसी ही सेशन में। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका सही आंसर आपको पता होगा। तो अगर बात की जाएगी मेहरौली का स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, एकदम करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य कहा गया, कई बार बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की है। और कुमारगुप्त की बात की जाएगी तो कुमारगुप्त जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथ ही साथ में खोल युक्त सिक्के जारी किए थे। अगला दोस्तों, भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। तीनों कथन सही हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे और लास्ट तक हमारे आज के इस सेशन में बने रहेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया? दीनार, रूपक, कासार्पण या फिर निष्क? तो दोस्तों गुप्तकालीन जो स्वर्ण के सिक्के थे उन्हें क्या कहा गया? दीनार। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया? दीनार कहा गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर सैंधव काल में? तो दोस्तों मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था दोस्तों? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल को मंदिर निर्माण कला का जन्म काल कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मंदिर निर्माण काल कहा जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों गुप्त के मंदिर किस शैली में तैयार किए जाते थे?
किस शैली में, गुप्त काल में दोस्तों मंदिर किस शैली में तैयार किए जाते थे? तो दोस्तों ये नागर शैली के आधार पर तैयार किए जाते थे। नागर शैली, दोस्तों नागर शैली के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। दो प्रमुख शैलियां होती हैं लेकिन गुप्त काल में नागर शैली दोस्तों अगर बात करी जाएगी, नागर शैली को दोस्तों उत्तर भारत के मंदिर की शैली कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर भारत के मंदिर की शैली को क्या कहा गया है? उत्तर भारत के मंदिर शैली को क्या कहा गया है? नागर शैली कहा गया है। और एक और शैली है दोस्तों द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली को क्या कहा गया है? द्रविड़ शैली। अगर बात करी जाएगी दोस्तों बेसर शैली किसे कहा गया है? तो जिसमें दोस्तों नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों एक में ही मिले हुए हैं, दोनों का जो है रूप देखने को एक साथ मिलता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? बेसर शैली। लेकिन गुप्त साम्राज्य की बात करी जाएगी तो इसे मंदिर निर्माण कला का जन्म काल कहा जाता है। साथ ही साथ में वहां पर नागर शैली में मंदिरों का निर्माण होता था। अगला दोस्तों अगर बात करी जाएगी गुप्त काल की, तो दोस्तों गुप्त काल में दोस्तों जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो सबसे पहले दोस्तों दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है? गुप्त स्थापत्य सर्वोत्कृष्ट नमूना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर या फिर भूमरा का शिव मंदिर। इसके पहले अभी हमने आपको बताया था, इसका आंसर बता दिया मैंने। देखो गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर या फिर भीतरगांव का मंदिर या फिर भूमरा का मंदिर। तो दोस्तों हमने इसका आंसर पिछले वाले प्रश्न में ही आपको बताया था, दशावतार मंदिर। तो दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और यह क्या है? तो दोस्तों यह भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का पहला मंदिर है। यह भी ध्यान रखेंगे, भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का पहला मंदिर है। भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का पहला मंदिर। शिखर का दोस्तों क्या है? शिखर का पहला मंदिर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शिखर का पहला मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। अगला दोस्तों प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुप्त काल, कुषाण काल, वर्धन काल या फिर मौर्य काल। तो दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चलाए गए थे? तो दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हैं गुप्त काल में चलाए गए थे। और दोस्तों गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे, सिक्कों को क्या कहा गया? दीनार कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सिक्कों को क्या कहा गया? जो स्वर्ण मुद्रा थी दोस्तों, स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के थे, उन्हें क्या कहा गया? दीनार कहा गया। और दोस्तों गुप्त काल में स्थानीय जो लेन देन होती थी, स्थानीय लेन देन, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्थानीय लेन देन में दोस्तों चांदी के सिक्के प्रयोग किए जाते थे। किसके सिक्के? चांदी के सिक्के प्रयोग किए जाते थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चांदी के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों तक। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सभी दोस्त बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर राजवर्धन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों हर्षवर्धन की बात करी जाएगी तो हर्षवर्धन को दोस्तों महादानी कहा गया। और साथ ही साथ में इन्हें दोस्तों शिलादित्य की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? शिलादित्य की उपाधि किसे मिली है? शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को मिली थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, कहां बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
पुलकेशिन प्रथम, अमोघ वर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर द्वैपाल। तो दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशिन प्रथम ने, दोस्तों यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ना कि पुलकेशिन प्रथम ने। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करी जाएगी तो ये किस वंश के शासक थे? तो ये एक चालुक्य शासक थे। कैसे शासक थे? चालुक्य शासक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर 630 ईस्वी में हराया था। कब हराया था? 630 ईस्वी में हराया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कन्नौज के लिए हो रहे त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कन्नौज के लिए हो रहे त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था? पाल वंश ने, प्रतिहार वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने या फिर चालुक्य वंश ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कन्नौज के हो रहे त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था? प्रतिहार वंश ने जीता था। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा जीता गया? प्रतिहार वंश के द्वारा जीता गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय या फिर कृष्ण तृतीय। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी एलोरा के कैलाश मंदिर की, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की या फिर पालों की। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है चोलों की। दोस्तों चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसकी प्रमुख विशेषता थी? चोलों की दोस्तों प्रमुख विशेषता थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है जातशत्रु। तो दोस्तों किसके शासनकाल को साहित्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों साहित्य काल का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? साहित्य काल का स्वर्णकाल दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके का शासनकाल में की गई थी? तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था 2-3 बार, आज के इसी सेशन में बता चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका क्वेश्चन भी इसमें मिल गया है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर करेंगे। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी या फिर किसने की थी? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी के रचयिता हैं कल्हड़। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहला सफल आक्रमण किसने किया था? पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? कमेंट सेक्शन में छापना है। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हज्जाल, महमूद गजनबी या फिर मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों पहला सफल आक्रमण की अगर बात की जाएगी तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया 712 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों?
तो दोस्तों इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत से भारी मात्रा में धन को लूटकर ले जाना। और दोस्तों अगर बात करी जाएगी महमूद गजनबी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था, तो दोस्तों महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों भयंकर आक्रमण किसने किया था दोस्तों, और उसे ध्वस्त कर दिया था महमूद गजनबी ने। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों महमूद गजनबी की अगर बात करी जाएगी तो महमूद गजनबी के शासनकाल में जो है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी जैसे विद्वान रहते थे। अलबरूनी की अगर बात करी जाएगी, फिरदौसी, उतबी, तो ये किसके दरबार में रहते थे विद्वान, तो ये महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। अगला है महमूद गजनबी के आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वह हिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालंजर पर आक्रमण या फिर नारायणपुर पर आक्रमण। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है महमूद गजनबी के आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ पर आक्रमण। दोस्तों सोमनाथ पर जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, कब किया था, 1025 ईस्वी में दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने भयंकर लूटपाट की थी और साथ ही साथ में सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। महमूद गजनबी, यहाँ पर दोस्तों अहमूद हो गया लेकिन यहाँ पर है महमूद गजनबी, ध्यान रखेंगे। महमूद गजनबी की अगर बात की जाएगी तो ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। महमूद गजनबी के भारत के आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अलबरूनी ने किस 9 ग्रंथ की रचना की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किताबुल रहला, शाहनामा, राज तरंगिणी, किताबुल हिंद। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो अलबरूनी के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई, इसका एकदम करेक्ट आंसर है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की है, अलबरूनी ने। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। भारत का पहला वह शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या फिर जयचंद। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था, मूलराज द्वितीय। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मूलराज द्वितीय। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, शाहनामा के रचयिता कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शाहनामा के रचयिता कौन है, फिरदौसी, उतबी, अमीर खुसरो या फिर अलबरूनी। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी शाहनामा, तो शाहनामा के रचयिता कौन है, शाहनामा के दोस्तों रचयिता कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई। यहाँ पर ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई। इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करी जाएगी तो इनकी मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इन्होंने दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़ा की इमारत करवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने कराया, तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में कराया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किस सूफी संत की याद में करवाया गया। निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
मोहम्मद गौस या फिर ऑप्शन डी है सलीम चिश्ती। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की याद में कराया गया? इसका एकदम करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या फिर नूरजहां। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बात करी जाएगी रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान और यह भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इल्तुतमिश। तो दोस्तों इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। याद रखेंगे ई से होता है इल्तुतमिश और ई से इक्तादारी प्रथा। तो इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट की गई दोस्तों? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों इल्तुतमिश की अगर बात करी जाएगी तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इक्तादारी प्रथा तथा तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया? तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चांदी के टंका का जो है चांदी के टंके के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरुआत की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट की गई? बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो सिजदा एवं पाबोस प्रथा जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोस प्रथाओं की शुरुआत की गई। और साथ ही साथ में दोस्तों बलबन ने एक और प्रथा स्टार्ट की थी जिसका नाम था नौरोज प्रथा। क्या नाम था इसका? नौरोज प्रथा इसका नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। और बलबन ने दोस्तों निबायत ए खुदाई की उपाधि ग्रहण की थी। किसका? निबायत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई। ध्यान रखेंगे नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई की उपाधि किसने धारण की? नियाबत ए खुदाई। और साथ ही साथ में इन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि किसे मिली थी दोस्तों? जिल्ले इलाही कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जिल्ले इलाही की उपाधि दोस्तों बलबन को प्राप्त हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत, साथ ही साथ में नौरोज प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। और इन्हें किसकी उपाधि मिली? नियाबत ए खुदाई और जिल्ले इलाही की उपाधि इन्होंने धारण की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सभी दोस्त जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन इसी तरीके से जुड़कर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमारे साथ में सीखने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किसके द्वारा दोस्तों किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? इसका एकदम करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली इनके द्वारा शुरू की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बात करी जाएगी दोस्तों तो इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसकी?
सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? अगर आपसे पूछा जाता सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान से सुनेंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने लिखी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर भगत सिंह। तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की? लाहौर, आगरा, कराची या फिर दौलताबाद। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद में दिल्ली से अपनी राजधानी कहां? दौलताबाद में स्थानांतरित करी थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। किताबुल रहला के लेखक इब्न बतूता कहाँ का था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यह मोरक्को से भारत आया था। कहाँ से? मोरक्को से भारत आया था। नाम है इब्न बतूता, मोरक्को का था। किताबुल रहेला इसकी पुस्तक का नाम है इब्न बतूता। याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तुगलक। और किताब उल रहला इनकी पुस्तक है और मोरक्को से का निवासी है इब्न बतूता। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर बहरोज लोदी। तो दोस्तों दीवान अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लगाया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के द्वारा दोस्तों किसानों पर सिंचाई कर, साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? जर्जिया कर लगाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासन ने किया था? किस शासक ने किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह या फिर शाहजहां। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का अगर बात की जाएगी प्रचलन किस शासक ने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह या फिर शाहजहां। तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करता था? तो अष्टदिग्गज के शासक के दरबार को सुशोभित करता था कृष्णदेव राय के, हरिहर द्वितीय के, देवराय द्वितीय के या फिर नवसिंह सालू के। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय दोस्तों कृष्णदेव राय की अगर बात करी जाएगी, कृष्णदेव राय का संबंध किस साम्राज्य से है? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से इनका संबंध था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और कृष्णदेव राय ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा की रचना किसने की? तो दोस्तों आमुक्त माल्यदा अगर आपसे पूछा जाता है आमुक्त माल्यदा
तो आमुक्तमाल्यदा की रचना विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा की गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय, देख लो वही क्वेश्चन आ गया। कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्तमाल्यदा किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ में जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, तो वो भी सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्तमाल्यदा किस भाषा का ग्रंथ है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हिंदी, संस्कृत, फारसी या फिर तेलुगु? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तेलुगु। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यदा को लिखा था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जंबावती कल्याणम लिखा था। एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जंबावती कल्याणम। जंबावती कल्याणम, जंबावती कल्याणम। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाएगी तो ये दोस्तों इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और जबकि कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदा तेलुगु भाषा में लिखा था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर बुक्का प्रथम? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने प्रमुख प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, दिल्ली या फिर लाहौर? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अजमेर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात? तो दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? सुहरावर्दा सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? पंजाब में। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पंजाब में सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता है? पीर, वली, मुरीद या फिर ये सभी? तो दोस्तों सूफी संतों की अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखेंगे, सूफी संतों की अगर बात की जाएगी तो सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी सूफी संप्रदाय की, तो सूफी संप्रदाय के अगर बात की जाएगी सूफी संप्रदाय, तो सूफी के संप्रदाय कितने थे दोस्तों? सूफी के संप्रदाय थे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी तथा नक्शबंदी। ये किसके संप्रदाय थे? सूफी के संप्रदाय थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या फिर रामानुजाचार्य? अगर आपसे पूछा जाता है विशिष्टाद्वैत के मत के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया है? शंकराचार्य, कबीर, चैतन्य या फिर निम्बार्काचार्य? तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी अद्वैतवाद, तो दोस्तों अद्वैतवाद किससे संबंधित है? अद्वैतवाद दोस्तों जगत गुरु शंकराचार्य से संबंधित है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में कबीर, चैतन्य, मीराबाई या फिर रामानंद? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसके जाता है? रामानंद को जाता है।
तो उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का श्रेय, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर उत्तर भारत की चर्चा की गई है तो रामानंद है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत, तो दोस्तों दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो है विस्तार का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण भारत में। अगर उत्तर भारत का बात की जाएगी तो रामानंद। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत के आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों रामानुज। रामानुज इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो उत्तर भारत रामानंद, दक्षिण भारत रामानुज, उत्तर भारत रामानंद, दक्षिण भारत रामानुज। इसी तरीके से याद कर लेंगे एकदम मजे से, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे आज के सेशन में और एकदम मजे से सीखते रहेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कबीर, धन्ना, रैदास या फिर दादू दयाल। तो किसका संबंध दोस्तों जुलाहा जाति से था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जुलाहा जाति से किसका संबंध था? तो दोस्तों जुलाहा जाति की अगर बात करी जाएगी तो जुलाहा जाति से किसका संबंध था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जुलाहा जाति से कबीर का संबंध था। और दोस्तों कबीर के जो शिक्षाएं थी उनका पूर्ण रूप क्या था दोस्तों? शिक्षाएं थी कबीरदास की जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी दोस्तों? रचनाएं इनकी थी साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी। दोस्तों कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने अपने जीवन में कभी भी कलम को हाथ नहीं लगाया। तो इस पे कहा गया है मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने अपने जीवन काल में कलम को नहीं हाथ लगाया, क्योंकि इन्होंने जो बोला है, इन्होंने जो स्मृति किया और उसे बोला है, उनको इनके शिष्यों ने लिखा था दोस्तों। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? बीजक नाम दिया गया। तो इनकी जो रचनाएं थी कौन कौन सी थी? साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी। और इनका दोस्तों सम्मिलित रूप क्या दिया गया? तो सम्मिलित रूप का नाम दिया गया बीजक। क्या नाम दिया गया? बीजक नाम दिया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। तो दोस्तों दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो दोस्तों ये रचनाएं किसकी है? तुलसीदास की हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तुलसीदास। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता कौन है? शंकर देव, मीराबाई, नामदेव या फिर नरसिंह मेहता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दिल्ली में स्थित अगर पुराने किले की बात करी जाएगी तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दिल्ली में स्थित पुराने किले का निर्माण दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा कराया गया? शेर शाह के द्वारा कराया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पटना में, सीतामढ़ी में, सासाराम में या फिर रोहतास में। तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाएगी यह सासाराम कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों सासाराम बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। शेर शाह की बात की जाएगी, शेर शाह ने दोस्तों सूर्य साम्राज्य के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। किसका संस्थापक? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी को कहा जाता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों शेर शाह सूरी की तो इनका बचपन का नाम था फरीद खान।
फरीद खान इनके बचपन का नाम था। और साथ ही साथ में दोस्तों शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? जीटी रोड का फुल फॉर्म है ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम है? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी ने करवाया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में या फिर 1761? तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात की जाएगी तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग सही आंसर कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस शासकों के मध्य लड़ा गया? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस शासकों के बीच में लड़ा गया? अकबर हेमू, अकबर राणा सांगा, अकबर राणा प्रताप या फिर बाबर मेदिनी राय? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में दोस्तों किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, डेट पूरी याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, 18 जून 1576, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसमें विजय किसकी हुई थी? विजय दोस्तों अकबर की हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विजय किसकी हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या फिर बदायूनी। सही आंसर क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अकबरनामा की अगर बात करी जाएगी, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष में किया था? तो दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन 1582 ईस्वी में किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया था। दोस्तों अकबर की अगर बात करी जाएगी तो अकबर जो एक था, इन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दीन ए इलाही को इनके द्वारा स्वीकार किया गया। और साथ ही साथ में दोस्तों मानस बदारी प्रथा किसने शुरू किया था? बताएंगे, मनस बरदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो मनस बदारी प्रथा की अगर बात करी जाएगी, मनस बदारी प्रथा दोस्तों अकबर ने स्टार्ट की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो दोस्तों न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जहांगीर की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? दोस्तों जहांगीर के अगर बात की जाएगी, जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की पुस्तक एक है जिसे आत्मकथा कहते हैं। दोस्तों आत्मकथा क्या थी? तो तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा। तो दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो दोस्तों सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। अर्जुन देव। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मेहरुनिसा, चांद बीबी, अस्तमत बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नूरजहां का
नूरजहां की बात करी जा रही है, तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो नूरजहां का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था, मेहरुनिसा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मेहरुनिसा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर जहांगीर। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से, आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां या फिर ये सभी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है शाहजहां। दोस्तों शाहजहां के समय को दोस्तों क्या कहा जाता है, वास्तुकाल की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, तो शाहजहां ने दोस्तों क्या क्या बनवाया था, शाहजहां ने दोस्तों क्या क्या बनवाया था, तो दोस्तों शाहजहां ने मुमताज महल बनवाया था। क्या बनवाया था, मुमताज महल। दोस्तों अपनी पत्नी की याद में दोस्तों मुमताज महल बनवाया था, जिसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, ताजमहल। ताजमहल पड़ा। साथ ही साथ में दोस्तों अगर शाहजहां की बात करी जाएगी तो इन्होंने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली का लाल किला। दोस्तों दिल्ली का लाल किला भी किसके द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दीवाने खास, दीवाने आम और दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया, तो दोस्तों दिल्ली का जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। और आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो आगरा का मोती मस्जिद भी दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख हमने लिख दिए जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती किला, मोती मस्जिद। इसका निर्माण किसने करवाया है दोस्तों, शाहजहां ने करवाया है। तो बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाने के कारण दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, तो सही आंसर क्या है एक बार बताएंगे, रोशन आरा, गुलबदन बेगम, नूरजहां या फिर मुमताज महल। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुमताज महल। दोस्तों अपनी पत्नी दोस्तों शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगर बहुत बार पूछा गया एग्जाम में मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, तो मयूर सिंहासन का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जर्जिया नामक कर लगाया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हिंदुओं पर जर्जिया नामक कर किस मुगल बादशाह ने लगाया था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों हिंदुओं पर जर्जिया नामक कर लगाया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, गोकुल, राजामल, राजाराम या फिर चूड़ामल, सूरजमल। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों गोकुल। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया है, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय या फिर गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद सिंह। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों क्या किया था? दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने किस की नींव रखी थी? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने किसकी नींव रखी थी? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और अगर बात की जाएगी दोस्तों गुरु अर्जुन देव की बात करी जाएगी तो इनके बारे में आगे हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ देखेंगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट सेक्शन में छापेंगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तोरण में, रायगढ़ में, पूना में या फिर मावल में? तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी कहाँ पर स्थित है? शिवाजी की राजधानी स्थित है रायगढ़ में। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई है? शिवाजी, कृष्णदेव राय, अकबर या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो दोस्तों अष्ट प्रधान की संज्ञा किस मंत्री परिषद को दी गई है? किसके मंत्री परिषद को? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है शिवाजी। तो दोस्तों शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले और माता का क्या नाम था? शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था दोस्तों, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई इनकी माता का नाम था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में शिवाजी के गुरु का नाम भी पूछा जा चुका है। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था और रामदास दोस्तों इनके आध्यात्मिक गुरु थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आध्यात्मिक गुरु थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था? मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सेना का भाग, तोपखाना, एक प्रकार का कर या फिर पद? तो दोस्तों मराठे प्रशासन में चौथ या सरदेश मुख एक प्रकार का क्या था? सरदेश मुखी एक प्रकार का कर था। क्या था? एक प्रकार का कर, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के में जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बाजीराव सेकंड या फिर सादत खां? सादत खां। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। दोस्तों टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, साथ ही साथ में फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खान या फिर सादात खान या फिर मुर्शीद कुली खान या फिर सवाई जय सिंह? तो दोस्तों इसका एकदम सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक चिनकिलिच खान था। कौन था? चिनकिलिच खान था। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर बात करी जाएगी तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? 1761 में
मराठा व मुगल के, मराठा व अफगान व मुगल के, या फिर अफगान या फिर अफगान व टीपू सुल्तान के मध्य। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करी जाएगी तो पानीपत की तृतीय युद्ध जो है मराठा व अफगान के मध्य लड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो हमने इसको आपको बताया था। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? मयूर सिंहासन का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी मैंने आपको बताया था, आज के इस सेशन में बताया था। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? शेर शाह सूरी ने दोस्तों किसका निर्माण कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? बाबर, अबुल फजल, रहीम या फिर हुमायूं? तो दोस्तों आईने अकबरी की अगर बात की जाएगी तो इसके रचनाकार कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पुरंदर की संधि किनके मध्य में हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पुरंदर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह संधि किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों पुरंदर की संधि जो है मुगल सूबेदार महाराजा जय सिंह और किसके मध्य में? और शिवाजी के मध्य में हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। किसके मध्य? राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पुरंदर की संधि याद करके जाएंगे एग्जाम में। किसके मध्य में? शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मराठों के प्रथम पेशवा कौन बने? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मराठों के प्रथम पेशवा की अगर बात करी जाएगी तो मराठों के प्रथम पेशवा कौन बने थे? बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। बालाजी विश्वनाथ मराठा के प्रथम पेशवा बने थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बालाजी प्रथम। और साथ ही साथ में ये जो है सबसे प्रसिद्ध पेशवा थे। और हिंदू पदपादशाही का आदर्श किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों हिंदू पदपादशाही का आदर्श किसने स्थापित किया था? तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम ने स्टार्ट किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फिर फ्रांसीसी? तो दोस्तों भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन चलने लगे हैं तो ये दोस्तों आधुनिक भारत के क्वेश्चन है। हमने अपने जो मैराथन क्लास है 100 क्वेश्चन की सीरीज रखी थी, जिसमें हमने पहले 100 क्वेश्चन में आपको क्या बताया? पहले 100 क्वेश्चन में दोस्तों प्राचीन भारत तथा मध्य भारत के इतिहास को हमने स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों हमने दूसरे वाले सेशन में मध्य भारत के साथ साथ में अब वो समाप्त हो गया, आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत के बारे में नेक्स्ट सेशन में बताने वाले हैं। तो अगले मैराथन क्लास से आप सभी लोग जरूर जुड़ेंगे और प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे चैनल से लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे और अपनी बेस्ट तैयारी कर सकेंगे। अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। एसएससी जीडी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्लासेज यहाँ पर करवाई जाएंगी। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक या फिर किसी विशेष विषय पर आपको क्लास चाहिए तो उसके लिए एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त ज़रूर बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करी जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1600
ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और उस समय दोस्तों इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। और प्रथम गवर्नर कौन बना था? प्रथम गवर्नर की अगर बात की जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन बना था? दोस्तों प्रथम गवर्नर कौन बना था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ प्रथम गवर्नर था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रॉल्फ फिंच, टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या फिर रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ब्रिटेन सम्राट जेम्स के राजदूत के रूप में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3000 रुपये के बदले में बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त किया? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3000 रुपये के बदले में बंगाल पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार 1717 ईस्वी में प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम, पटना, बालासोर या फिर वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी की अगर बात करी जाएगी तो अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में दोस्तों। कहाँ पर? सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ पर? सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? तो दोस्तों कलकत्ता शहर की नींव जॉब चाणार्क ने डाली थी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जॉब चाणार्क। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी या फिर मद्रास। तो दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के इस सेशन में। जितने सारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। एक बार सब्सक्राइब और लाइक सभी लोग करेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो दोस्तों यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार की अधिक रुचि थी? तो दोस्तों प्रारंभ में मसाले की अधिक रुचि थी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय भारतीयों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यूरोपीय भारतीयों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डच, फिर फ्रेंच और लास्ट में दोस्तों डेन आए। तो इस क्रम को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डच, फ्रेंच के बाद डेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वह पुर्तगाली कौन है जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फिर वास्को डी गामा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन इसी तरीके से सीखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे। तो दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।